नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ममता बनर्जी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी टीएमसी का रोड मैप रखा है और कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी के विभाजन को खारिज करने वाला होगा। ममता ने जोर देकर कहा कि 2024 में जब बीजेपी नाकाम होगी तो विपक्षी दलों को अगली सरकार बनाने के लिए साथ आना होगा। ममता बनर्जी आज से 2 साल बाद जिस विपक्षी एकता का संकेत दे रही हैं और जिसमें वो भरोसा जता रही हैं, क्या वो सच में साथ आएगा? कोलकाता में शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और उसकी बड़ी अक्षमता की बेड़ियों को तोड़ें, एक जन समर्थक सरकार लाएं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को 2024 में लोकसभा में बहुमत नहीं मिलेगा। सीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने जमकर कोसा। ममता ने हाल में जीएसटी को लेकर विवाद का मसला भी उठाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ्राई किए हुए चावल से भरी एक ट्रे रखी और कहा कि भाजपा का दिमाग खराब हो गया है। वे मुरी यानी कि फ्राई किया हुआ चावल पर जीएसटी लगा रहे हैं। वे हर रोज जीएसटी लगा रहे हैं। वो इस कर व्यवस्था को लागू करके लोगों के मुंह से खाना छीनना चाहते हैं, जहां मिठाई, लस्सी और दही जैसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो वे अब जीएसटी वसूलेंगे। ममता ने कहा कि मैं ये निर्णय जनता पर छोड़ती हूं कि वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो वस्तुओं के दाम बढ़ाने के अलावा कुछ ना करे, या फिर ऐसी कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें भी बढ़ गई हैं। उन्होंने बैंकों के निजीकरण पर केंद्र को फटकार लगाई और भाजपा पर अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना का उपयोग अपने स्वयं के कैडरों को प्रशिक्षित करने के लिए करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे सरकार के तख्तापलट के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब जब उन्होंने मुंबई को तोड़ दिया है तो वे छत्तीसगढ़ और फिर बंगाल को तोड़ देंगे। ममता ने कहा कि मैं उन्हें चेतावनी देती हूँ, यहाँ मत आना, यहाँ एक बहुत बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी एएनआई से अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव से अनुपस्थित रहेगी। 2 वर्षों के बाद पार्टी के सबसे बड़े कार्यक्रम शहीद दिवस पर कोलकाता में ममता बनर्जी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे पास लड़ने की ताकत है, हमारे पास भाजपा से मुकाबला करने की रीढ़ है। ममता ने कहा कि भाजपा रीढ़ विहीन है, उसके सहयोगी के रूप में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां हैं, लेकिन भारत की जनता 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी। ममता ने कहा कि बीजेपी सभी राज्य सरकारों को तोड़ना चाहती है, लेकिन इसके साथ ही ममता ने कहा कि वो बीजेपी को विधानसभा चुनाव के नतीजे याद दिलाना चाहती हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतगणना जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि सांसदों के वोटों में से द्रौपदी मुर्मू को कुल 3,78,000 की वैल्यू के साथ 540 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा ने 1,45,600 की वैल्यू के साथ 208 वोट हासिल किए हैं। कुल 15 वोट अवैध पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे राउंड की मतगणना के दौरान कुल 10 राज्यों के वोटों की गिनती हुई। नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर मध्य प्रदेश के आगरा मालवा में बजरंग दल के संयोजक को घेरकर कातिलाना हमला करने की वारदात सामने आई है। हमले में गंभीर बजरंग दल के संयोजक को उज्जैन रेफर किया गया। 1 दर्जन से ज्यादा हमलावरों में से 8 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नूपुर का समर्थन करने वाले पर हमले की मध्य प्रदेश में यह दूसरी बड़ी वारदात है। जानकारी के अनुसार घटनाक्रम बुधवार दोपहर का है। आगर मालवा के निकट उज्जैन रोड पर फलमालीपुरा में रहने वाले आयुष कुमार पर 13 हथियारबंद लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया था। आयुष अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी हमलावरों की टोली ने रोका। रोकने के बाद हमलावरों ने आयुष की पिटाई शुरू कर दी। विरोध करने पर हमलावरों ने चाकू और वाहन के टायर खोलने वाले औजारों से हमले किए। बचाव का पूरा प्रयास करने के बाद भी आयुष बच नहीं पाए। उनके सिर पर चोट आई, शरीर पर भी कई चाकू लगे हैं। लहलुहान हो जाने के बाद जब आयुष जमीन पर गिर गए और भीड़ इकट्ठा होने लगी तो आरोपी भाग गए। फिल्म मेकर अविनाश दास को अहमदाबाद कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाल ही में आईएएस पूजा सिंघल व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर शेयर कर भ्रम फैलाने का उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अविनाश दास की पत्नी ने यह जानकारी दी कि जमानत मिलने के बाद वो घर आ रहे हैं। बता दें कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया था। बुधवार को वो अहमदाबाद लाए गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश हुई, जहां उनसे पहले दौर की पूछताछ हुई है। उन्हें ईडी ने 25 जुलाई को फिर से बुलाया है। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में समन किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतर आई है। ईडी ने सोनिया गांधी को पहले भी समन किया था, लेकिन तब कोरोना से संक्रमित होने के कारण वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकी थी।
ईडी दफ्तर पहुंचने तक सोनिया के साथ राहुल व प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इनमें पी चिदम्बरम, अजय माकन, शशि थरूर सहित कई नेता शामिल रहे। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को पहले कई बार और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी के मामले को उठाया और नारेबाजी की। कांग्रेस सांसदों ने इस मुद्दे पर दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। राज्यसभा में महंगाई, जीएसटी की बड़ी दरों पर हंगामा हुआ और कार्रवाई बाधित हुई। राहुल गांधी ने जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ योजना और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी पर चर्चा करो, सदन स्थगित, महंगाई पर चर्चा करो, सदन स्थगित, अग्निपथ पर चर्चा करो, सदन स्थगित, एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा करो, सदन स्थगित। राहुल ने कहा कि आज सरेआम देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है। इस अहंकार और तानाशाही पर सत्य भारी पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इन दलों ने गुरुवार को एक बैठक की और उसके बाद संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि मोदी सरकार विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें निशाना बना रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि वो मोदी सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार समाज के ताने बाने को बिगाड़ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन पर वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। बता दें कि मस्जिद कमेटी की याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया है और मस्जिद के सर्वे के सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के वाराणसी की जिला अदालत में लंबित होने का हवाला देते हुए इस पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा और इसलिए वो इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेगा। इसके अलावा अदालत ने उन याचिकाओं पर भी विचार करने से इनकार कर दिया जो सर्वे के दौरान मस्जिद में पाए जाने वाले शिवलिंग की पूजा करने की मांग कर रही थी। मालूम हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को इस मामले को वाराणसी की सिविल कोर्ट से जिला अदालत को ट्रांसफर किया था और आदेश दिया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी को सुना जाए, उसके बाद अन्य याचिकाओं की सुनवाई हो। गौतम अडानी ने अब बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। अब वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारतीय व्यवसायी अडानी की कुल संपत्ति गुरुवार को 115.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। बिल गेट्स की संपत्ति 104.6 बिलियन डॉलर है। 90 बिलियन डॉलर के साथ मुकेश अंबानी सूची में 10वें स्थान पर हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क 235.8 बिलियन डॉलर के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं। इस हिसाब से अडानी के पास दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से करीब आधी संपत्ति है। तो क्या अडानी को उस ऊंचाई पर पहुंचने में काफ़ी वक्त लग सकता है और क्या वो उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे और कैसे? रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। हालांकि रानिल के खिलाफ इस दौरान विरोध प्रदर्शनों ने रैलियां जारी रखी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के बाहर जमा हो गए, जिस पर उन्होंने पिछले सप्ताह ही धावा बोल दिया था और गो बैक रानिल के नारे भी लगाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।